कहते हैं कि तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं आता। अगर मियाँ अपनी बीवी की तारीफ़ करे तो बात और भी बन जाती है। शादी समारोह चल रहा था। मियाँ अपनी बीवी से कहता है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। बीवी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद कहती है क्या काम है। तभी वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाकर तुम उससे कुछ बातें कर लो। उसकी बीवी दोस्त के पास जाती है। दोस्त के पास जाने के बाद बातचीत करती है और कुछ देर बाद वो कहता है कि चलो सोने का वक्त हो चला है, अब साथ सोते हैं। जैसे ही वो महिला ये बात सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। गुस्से में तमतमाते हुए अपने पति के पास आती है और आकर कहती है कि तुम्हारा दोस्त मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। वो पूछता है कि क्या बदतमीज़ी कर रहा है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ सोने के लिए चलो। तो पति कहता है कि क्या बुराई है इसमें, ये VIP हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर सब इस तरह की आम बातें हैं। तुम जाकर मेरे दोस्त के साथ सो जाओ और मैं उसकी बीवी के साथ सो जाऊँगा। महिला ने इस बात को साफ इनकार कर दिया और गुस्से में वो अपने घर चले जाती है। उसके बाद उसको मनाने की कई बार कोशिश की जाती हैं और कई तरह से, कभी शराब पिलाई जाती थी तो कभी कुछ। जब बात हद से ज़्यादा बीत जाती है तब वो महिला पहुंच जाती है थाने में, और थाने में जाने के बाद 21 जून 2023 को अपने पति सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराती है कि मेरा पति अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। महिला बताती है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। उसका जो पति है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है और ये दोनों मिलकर पति पत्नी उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक VIP हाउसिंग सोसाइटी है, सेक्टर 137 में, वहाँ रहते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और मामले की जांच आगे बढ़ाती है। ये महिला जितनी होशियार थी, समझदार थी, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में वो महिला इतनी समझदार नहीं होती, होशियार नहीं होती, क्योंकि वो महिला ऐसा घिनौना काम उसके साथ होता है जिसकी उसने भी, और जहाँ तक ये बात पहुँचती है, उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम होता है इम्तियाज़ हसीन शेख, वो फ़ोन मिलाता है। फ़ोन मिलाने के बाद कहता है मियाँ अस्सलाम वालेकुम। वो कहता है वालेकुम सलाम। मियाँ आज अपनी बीवी को भेज दो, उनसे बात करनी है, मुलाकात करनी है। तो जैसे ही मियाँ ये बात सुनता है, मियाँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस तरह की बदतमीज़ी मत किया करो, अगर तुम ऐसे ही बदतमीज़ी करोगे तो सही नहीं होगा। तो बार बार फ़ोन करता था। जब बात नहीं मानी जाती थी तो वो गालियाँ देनी शुरू कर दिया करता था, कभी उसको, कभी उसकी माँ को, उसकी बहन को। वो इम्तियाज़ हसीन शेख जब ज़्यादा ही बदतमीज़ी पे उतारू हो गया तब कहता है कि मियाँ अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे, देख लेना। मियाँ कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूँगा। बस इतना कहना था। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसकी उसने खुद ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल मियाँ की जो बीवी थी उसका एक वीडियो होता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब वो मीडिया में वायरल होता है तो रिश्तेदार उस वीडियो को उस मियाँ की बीवी को जाकर दिखाते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारी बीवी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बीवी हो। मियाँ ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जैसे क्या उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी हो। अपनी बीवी को जाकर ये पूरी कहानी बताता है कि अब क्या करना चाहिए। तब मियाँ और बीवी ने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि हमें अब थाने जाना चाहिए। दरअसल थाना जो होता है वो पुणे शहर का एक हड़पसर थाना है। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद इंस्पेक्टर रविंद्र शैलाके से जाकर मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। जो कहानी सुनाई जाती है उस कहानी को सुनने के बाद इंस्पेक्टर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे दरिंदर रहते हैं, क्या वाकई उनके अंदर इंसानियत नहीं है। जो महिला कहानी बताती है तो कहती है कि उसके पति ने इस इम्तियाज़ हसीन शेख से 40,000 रुपये उधार लिए थे और जिस दिन 40,000 रुपये उधार लिए थे तो ये कह के दिए थे कि तुम्हें इसके ब्याज देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमसे ब्याज मांगा नहीं जाएगा, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो दे देना और तुमसे ज़्यादा तगादा भी नहीं किया जाएगा। दरअसल मियाँ के पास मजबूरी ही इतनी थी, बहुत ज़्यादा मजबूरी होने की वजह से उसने 40,000 रुपये कर्ज़ लिया था और कर्ज़ लेने के बाद वो सीधा अपने काम में लग जाता है, लेकिन काम उसका चलता ही नहीं है और वो पैसे जो लगाए थे अपने काम में, बिजनेस में, वो पैसे भी मारे जाते हैं। अब ये हसीन शेख लगातार फ़ोन करता है मियाँ को कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। जब पैसे की मांग करता था, डिमांड करता था, तो कहता था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूँगा। और बाद में देते देते इस तरह से बात कहते कहते वक्त आगे गुजर जाता है। और जब वक्त आगे गुजर जाता है तब ये हसीन शेख इस बात पर गुस्सा भी होता था और भयंकर भयंकर गंदी गंदी गालियाँ देता था। उसे कहता था कि तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगा, बहुत सारी की बातें करता था।
लेकिन फरवरी 2023 का एक ऐसा महीना आता है जो इनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक दिन होता है। मियाँ और उसकी बीवी दोनों साथ होते हैं। तभी हसीन शेख का फ़ोन पहुंचता है। वो कहता है कि मियाँ मुझे तुम सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहता है कि ठीक है, बात कर लेंगे। और बात करने के लिए वो एक सरकारी क्वार्टर होते हैं, सरकारी कॉलोनी होती है, उसी जगह पर दोनों को बुला लिया जाता है। बीवी की मजबूरी थी क्योंकि मियाँ के वो साथ थी। जब उसके साथ पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बात हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। हसीन शेख जब उसकी बीवी को देखता है तो बीवी बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसकी बीवी की खूबसूरती को देखकर वो कहता है कि ठीक है, वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ना मुझे ब्याज चाहिए ना मुझे मूल चाहिए, बस अपनी बीवी को मेरे पास थोड़ी देर के लिए भेज दो। जब ये इस तरह की बात करता है तो पूरी तरह से कन्वेंस कर लेता है और वो बीवी देखती रह जाती है, समझ नहीं पाती। जब इसकी बीवी एतराज़ करती है, पति भी एतराज़ करता है, तो वो कुछ दबंगे का सहारा लेता है। महिला की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और उस हसीन शेख की उम्र होती है 47 साल के आसपास। पति सामने बैठा हुआ देखता रहता है, कुछ कह भी नहीं पाता। और वो दबंग व्यक्ति जो साहूकार होता है, हसीन शेख होता है, उसकी बीवी के तन से एक एक कपड़े अलग करने के बाद उसके साथ वो उसी घटना स्थल पर पति के सामने ही पत्नी का रेप करता है। जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वो उसके साथ ऐसे उसके शरीर से खेलता रहता है। और खेलते खेलते जब वक्त गुजर जाता है तो बीवी अपने मियाँ के साथ चली जाती है, रोती हुई, बिलखती हुई। जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तब वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए लगातार अपने पति से भी और उस साहूकार से भी रहम की अपील कर रही थी, भीख मांग रही थी। लेकिन उस साहूकार के कानों पर असर नहीं पड़ रहा था। और जो उसका पति होता है, पति कमज़ोर था पैसे से और वैसे भी ताकतवर नहीं था, दबंग नहीं था, इसलिए अपनी बीवी के सामने जुल्म होता हुआ देखता रहता है, कुछ कह नहीं पाता। कई दिन बीत जाते हैं, सदमे से वो निकल नहीं पाते, समझ नहीं पा रहे थे कि जो हुआ है उनके साथ वो कैसे उसे ख़त्म करें, कैसे नहीं ख़त्म करें। और ये वक्त बीतने लगता है, धीरे धीरे इस ज़ख्म को भरने की कोशिश कर रहे थे मियाँ और बीवी दोनों मिलकर। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ हमारे साथ इतिहास में बीत जाता है वो भविष्य में हमारा पीछा ज़रूर करता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो साहूकार होता है उसको उसकी मूल धनराशि मिल नहीं पाती है। वो बार बार उसकी बीवी को परेशान करता था, उसको बार बार भेजने की अपील किया करता था। और जब उसकी बीवी आने के इनकार कर दिया करती थी, वो पास जाने से मना कर दिया करती थी, तो वो उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देता था, गंदी गंदी बातें किया करता था। और जब हद से ज़्यादा बात जब बीत जाती है तो उसके बाद जुलाई का ये महीना चल रहा था। उसने कहा कि तुम्हें अपनी बीवी को हर हाल में भेजना ही होगा या फिर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अब पैसे उसके पास थे नहीं। बीवी को भेजने से जब उसने मना किया, बीवी खुद भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसने उस दिन पहली ही मुलाकात में उसके साथ जो उसका आपत्तिजनक वीडियो था वो अपने मोबाइल में उतार लिया था। इस बात को ना वो महिला जानती थी ना उसका पति जानता था। और वो वीडियो बनाने के बाद उसने उसको रखा हुआ था। एक दो बार उसने चेतावनी दी कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं, यदि मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगा तो तुम ज़माने में रुस्वा हो जाओगे। मियाँ और बीवी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सचमुच ऐसा ही कर देता है। 25 जुलाई 2023 को वो उस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पर अपलोड कर देता है। और जैसे ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है तो उस महिला की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी, उसका पति भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। जब लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने आकर पूरी कहानी बताई कि तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब हस्बैंड वाइफ ने, मियाँ और बीवी ने मिलकर सीधा थाने पहुँचते हैं। थाने जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं। जब पुलिस वाला इस कहानी को सुन रहा था तो वो भी भावुक हो जाता है। गुस्से में आकर सीधा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब टीम भेजी जाती है तो आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद उस व्यक्ति यानी कि इम्तियाज़ हसीन शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में भी हाजिर किया जाता है। पुलिस की कोशिश है कि उस व्यक्ति को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। हालांकि पुलिस ने उसे अपनी तरीके से पूछताछ करी, पुलिस ने अपनी तरीके से बातचीत की। कहते हैं कि पुलिस जब गुस्से में आती है तो आदमी के, किसी अपराधी की अच्छे से सिकाई करती है, पिटाई करती है। इसमें भी ऐसे पता चलता है कि जो पुलिस बहुत गुस्से में थी, उसकी बीवी के साथ जो ऐसा हुआ। यही कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस दौर में इंसानों की संख्या कम और हैवानों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। महज 40,000 रुपये के लिए उसने उसकी बीवी का गलत इस्तेमाल किया। उसके साथ वो बार बार रेप करने की कोशिश कर रहा था, पहले ही वो रेप कर चुका था। काश की जो पहली कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी नोएडा वाली, उस कहानी में उस महिला ने वक्त के रहते ही अपने पति के खिलाफ़ और पति के दोस्तों के खिलाफ़ कुल मिला के 9 लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया, उन्हें गिरफ्तार कराया। उनके खिलाफ़ जांच चल रही है और जांच में ये जो साबित होगा कि उसकी बीवी के साथ वो स्वैपिंग वाला मामला था या नहीं था, उसकी बीवी को सोने के लिए मजबूर किया जाता था, नहीं किया जाता था, ये जांच का विषय है। लेकिन क्राइम होने से पहले ही क्राइम रुक गया,
इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। ये महिला अगर साहूकार का विरोध कर देती और पुरजोर तरीके से विरोध करती, उसका पति विरोध करता, तो कभी भी उसकी महिला का रेप नहीं होता, उसके साथ ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि इंसान अगर अपने आप में कमज़ोर है तो कोई भी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा लेता है। इस कहानी में भी ऐसे होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि यदि क्राइम की दस्तक आपके दहलीज तक पहुंच जाए, आपको एहसास हो जाए कि इस बात से क्राइम हो सकता है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत है, आपको मदद लेने की ज़रूरत है। शुरुआत में आपको दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन पुलिस ही एक आखिरी आपका रास्ता होता है। पुलिस ही है जो आपकी मदद करेगी। यदि निचले स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो ऊंचे स्तर पर जाना चाहिए। बड़े अधिकारियों के संपर्क में जाने के बाद आपके बातें सुनी जाएंगी और आरोपी के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।